ऐसा अंकल जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। फाखरा जी, हमने उस फरिश्ता सिफत इंसान को धोखा दिया। बाद में जब हम उनका सामना करते थे तो शर्मिंदगी के मारे हमारी नजरें नहीं उठती थी। मुख्तार साईं, आप मर्द हैं, आप शादी करके छोड़ भी सकते, लेकिन अगर मेरी शादी चाचड़ से हो गई तो मैं तो जिंदा दरगोर हो जाऊंगी, जिंदगी भर तड़पती रहूंगी। नहीं नहीं सिया जी, यार देखो, मैं सिर्फ इसी वजह से यहाँ नहीं रहना चाहता। वो औरत फिर जो है ना, वो फसाद फैलाना चाह रही है। अरे अब्बा जी, मैं तो आपके झगड़ों और लड़ाइयों से तंग आ गया। कैसे बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं। ओ भाई, मैं कहाँ लड़ता हूँ, ये हुनर भी तुम्हारी सास ही को आता है। अब समझ में आ गया तो तुम्हारे ससुराल इतनी जल्दी निकल गए। जितनी उनकी उम्र होगी उतना ही उन्होंने जीना, इसमें मेरी सास का क्या कसूर बेचारेगा। ओ भाई, सारा कसूर उसकी औरत का है। वो तो इस तरह की लड़ाका है, कहीं खाली दीवारों के करीब छोड़ दो तो दीवारों में से लड़ाई की आवाज आती है। हंस क्या रहा है बेगर, दाना डालवा कबूतरों को। बाबा साईं अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते, उन्हें तो कोई रोक भी नहीं सकता। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुख्तार साईं की बात भी नहीं मानेंगे बाबा साईं। या अल्लाह, मेरी मदद कर। क्या करूं ऐसा? कोई तो रास्ता होगा। सबसे अच्छा यही है कि मैं मर जाऊं, ना मैं होंगी और ना ही ये मसला होगा। क्या करेंगे बाबा साईं? मेरी लाश से शादी करेंगे ना? ठीक है, मेरा मर जाना ही ठीक है। क्या हुआ मैडम, कोई प्रॉब्लम है? वो रफीक का फोन आया था। क्यों? वही एक ही बात की रट लगाई हुई है, पैसा दे दो पैसा दे दो। मैं कहां से लाके दूं उसको पैसे? महविश, तुम्हें पता है मेरा कितना बड़ा अमाउंट फ्रॉड की नजर हो चुका है। लेकिन आप तो कोयटा जाने वाली थी। मेरा ख्याल है कि वहां जाके भी आपको पैसे नहीं मिलने वाले, और ऐसा ना हो कि आप वहां पे किसी खतरे में ना पड़ जाएं, और ये भी मुमकिन है कि वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दें। अब इससे बड़ा कौन सा नुकसान होगा? मेरा तो सब कुछ जा चुका है। आपकी जान तो महफूज है ना? मेरी माने तो ये सब कुछ छोड़ दें। माजिद साहब से कहें कि वो आपके घर का तहफ्फुज करें और रफीक और उस हाजरा से अपनी जान छुड़वाएं। महविश, रफीक बहुत ही कीना परवर इंसान है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। अरे आप उसकी फिक्र छोड़ दें, ये बुज़दिल लोग किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नहीं महविश, तुमने ये जुल्म नहीं सही ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। वो बहुत जालिम इंसान है, मैंने उसके साथ जिंदगी गुजारी है।
क्या ख्याल है शन्नो? क्या दादन साईं मुख्तार साईं की बात मान लेंगे? मैं क्या कह सकती हूँ, ये बड़े लोग हैं और बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। अच्छा, मुख्तार साईं कहाँ हैं? माहिन के साथ बात कर रहे हैं। कैसी बात? मुख्तार साईं कह रहे थे कि नसरीन बीबी को हमारे साथ कहीं और शिफ्ट करवा देंगे। इस तरह अगर दादन साईं आते भी हैं तो नसरीन बीबी उन्हें मिलेंगी नहीं। ये बात तो ठीक कह रही है। अच्छा नूरा, तुम जाओ और जाकर नसरीन बीबी को संभालो। उनको समझाओ कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्तार साईं उनकी अच्छे से हिफाजत कर लेंगे। हाँ, ये बात तो ठीक है। मैं जाके अभी बीबी जी को बताती हूँ। बीबी जी परेशान मत हो। मुख्तार साईं अरे चन्नो, चन्नो, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्यों चिल्ला रही हो? बीबी जी ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी कर ली? पागल हो? दिमाग खराब हो रहा है? मैं सच कह रही हूँ, बीबी मर गई है। मर गई? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? चन्नो, मुख्तार साईं को तो बता दो। हाँ मैं बताती हूँ। तुम डॉक्टर को फोन करो। लेकिन हुआ क्या? बीबी के मुंह से झाग निकल रहा है। उन्होंने जहर खा लिया है। जहर खा लिया है? तो तुम मुंह क्या देख रही हो? चलो ना मेरे साथ। शहनाज, माहिन को तो बुला लो। माहिन इद्दत में, वो नहीं निकल सकती बाहर। इस बुरे वक्त में तो बाहर जा सकती है। नूरा, हम सब साथ तो हैं। दुआ करो कि बच जाए। चलो। आमीन। साईं गजब हो गया। क्या हुआ शहनाज, इतनी घबराई भी क्यों? गजब हो गया साईं, वो बीबी मर गई। कौन बीबी? नसरीन बीबी। जहर खा लिया उन्होंने। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अभी तो मैं उससे बात करके आया। आप मेरे साथ चले तो सही, आप देखें। साईं देखिए, पलके हिल रही हैं, पलके। शहनाज, नसरीन जिंदा है। मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता। साईं, बड़े साईं को बता दे। ये सब उनकी जिद की वजह से हुआ है। मैं पहले अपनी बहन को ठीक कर दूं, उसके बाद निपटूंगा आपसे। साईं, ये बातें बाद में कर लीजिएगा। कहीं मेरा मतलब है कुछ गलत ना हो जाए, आप इन्हें हॉस्पिटल तो लेकर चले। कुछ देर नहीं होगी। ड्राइवर से कहोगे गाड़ी निकाले, जल्दी निकाले गाड़ी। आइए आइए अब्बा जी। अब्बा जी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। ये जो मेरी आंखों में आंसू है ना, ये खुशी के आंसू। आज मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि अपनी बेटी के लिए मेरा इंतखाब गलत नहीं था। सच बात तो ये है कि हमने आपसे और अंजुम जी से कभी नहीं कहा, लेकिन
लेकिन हम वाकई बहुत शर्मिंदा हैं अब्बा जी। आप यकीन माने हमने जो भी किया उस पे हमें बहुत शर्मिंदगी है। सिर्फ इसलिए किया कि हमारे अंदर लालच आ गई थी, किसी के कहने में आ गए थे हम। ये बात सोच सोच के अब्बा जी हमें नींद नहीं आती थी। हमारा ज़मीर हमें लानत करता था। आप यकीन माने अब्बा जी, बस इसी वजह से हमने ये सोच लिया था कि अब्बा जी को उनका घर हमें वापस करना है। उस घर को वापस करना है कि जिसमें अब्बा जी की यादें थी, हमने छीन ली। अब्बा जी की खुशियां थी, हमारी वजह से छीन गई। अब्बा जी वाकई बहुत शर्मिंदा, लेकिन आज यकीन माने सुकून से सोएंगे। हमारे दिल पे जो बोझ है वो उतर गया अब्बा जी। आज हमने आपका घर, अंजुम जी का घर उनको वापस कर दिया। बेटा इस तरह ना करो, इस तरह ना कहो। जो हुआ सो हुआ। गुजरे हुए वक्त को याद करने से क्या हासिल, सिवाय इसके कि हम पुराने जख्मों को कुरेद कर दोबारा हरा कर भूल जाओ। ठीक कह रहे हैं जी आप। चले ना अब्बा जी, हाय अंदर चल के बातें करते, बहुत सारी बातें। चलो चलो आ मेरा बेटा। जाओ जरा किचन में देखो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अरे नहीं अंजुम जी, अब्बा जी हमने सारी चीजों का बंदोबस्त पहले से कर रखा है। अगर फिर भी किसी चीज की आप लोगों को जरूरत हो तो आप हमें बताइएगा। आखिर हमारा फर्ज है, हम उसको जरूर पूरा करेंगे। अरे वाह माजिद, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा ये तुम हो। कल तक जो बंदा किसी भी चीज की परवाह नहीं करता था, आज बड़ी जिम्मेदारी की बातें कर रहा है। कहीं इसके पीछे भी तुम्हारा कोई मफाद तो नहीं है? कितनी बुरी बात है। अगर आज तुम्हारे शौहर ने एक अच्छा कदम उठाया है, तो बजाय इसके तुम उसको अप्रिशिएट करो, तुम उसे शर्मिंदा कर रही। आज जो काम माजिद ने किया है ना, ऐसे कामों की तवक्को तो आदमी अपनी औलाद से भी नहीं कर सकता। माजिद तो फिर मेरा दामाद है, और एक बात अपने ज़हन में बिठा लो कि माजिद मुझे बेटों से ज्यादा अजीज है। इसलिए आइंदा कुछ कहने से पहले 10 दफा सोच लेना। समझ गई मेरी बात? अरे अब्बा जी, वैसे सच कहें तो अंजुम जी हमारा बहुत ख्याल रखती है। हमने वाकई इनके साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन फिर भी इनका बड़ापन है कि इन्होंने हमारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ रखा है। अबू मैंने आखिर ऐसा क्या कह दिया? मेरे मुंह से निकली हुई हर बात आप लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मैं बोल नहीं रही, कोई पत्थर बरसा रही हूँ। माजिद तुम बताओ, मैंने तुम्हारा आखिर कब बुरा चाहा? इसके बावजूद भी कि तुमने एक नहीं दो सोते लाकर मेरे सर पे बिठा दी। तुम क्या समझते हो माजिद? मुझे दुख नहीं होता, मुझे तकलीफ नहीं होती। मैं भी इंसान, कब तक खामोश रहूंगी मैं? नहीं होता मुझसे अब कुछ बर्दाश्त। बेटा मेरी एक ही बेटी है, और हम बाप बेटी ने जितनी मुसीबतें झेली हैं, इतनी मुश्किलें उठाई हैं, तुम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। बेटा मैं कोई गुजरे हुए वक्त की शिकायत नहीं कर रहा, और ना मुझे फाखरा से गिला है। ये सब गुजरे हुए वक्त का तकाजा था। बस बेटा मैं तुमसे एक तवक्को रखता हूँ कि आने वाले वक्त में तुम मेरी बेटी की खुशियां लौटा दो। बेटा तुम खुद सोचो, तुमने जो कुछ भी किया, मेरी बेटी ने कितनी खन्ना पेशानी से सब कुछ बर्दाश्त किया। अब्बा जी आपकी बातें बिल्कुल बजा है, और आप यकीन माने कि हम वाकई अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं। क्या करें, लेकिन आप यकीन माने अब्बा जी,
हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आइंदा हमारी वजह से पशेमानी नहीं होगी आपको। बाबा साईं, ये सब आपकी खुदगर्जी की वजह से हुआ है। बेटा सही, मुझ पर इल्जाम मत भरो। बेटियां तो वैसे भी बाप और भाइयों पे कुर्बान होने के लिए होती हैं, यही हमारी रीत और रवाज है। पर मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बच गई ना वो? बस समझे आपके लिए मर गई है। यार खान, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हुआ है? यहाँ बरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। चाचड़ कल बारात लेकर तुम्हारे घर पे आ रहा है। बाबा साईं, अगर अब आपने ऐसी कोई हरकत की तो तारीख बदल जाएगी। बेटे, तू मेरा बेटा है और मेरा वारिस भी है। तुझे तो मेरा साथ देना चाहिए। हैरत है कि तू मर्द होकर भी ज़नखू वाली बातें कर रहा है। किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना मर्दानगी नहीं है। आपने चाचड़ की बेटी की जिंदगी बर्बाद की, उस वक्त भी मैं चुप रहा, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगा। रईस मुख्तार, मैंने पुरानी दुश्मनी खत्म की है। वो दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई बाबा साहब। अब आप अपनी बेटी को भेंट चढ़ा रहे हैं इस दुश्मनी की। अगर तेरे पेट में नसरीन के मोहब्बत के दर्द उठ रहे हैं तो कर दे उसकी बेवा बहन से तू शादी। बाबा साईं, खुदा की कसम, अगर वो बेवा होती तो मैं उससे शादी कर लेता, लेकिन उस बेवा को पागल बनाया किसने? चाचड़ ने, सिर्फ जायदाद की खातिर। अरे खोल रहा हूँ, कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक ठाक। आइए। अरे भाई सिद्दीक, यार तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम कैसे आ गए? अब देखिए ना अंकल, सुबह से जिद कर रहे थे, कितना तंग करने लगे हैं मुझे ये कि आपके यहाँ आना है, आपके यहाँ आना है। अरे यार, घर में पड़े पड़े दिल घबरा जाता है। यहाँ आ जाता हूँ तुम्हारे पास, थोड़ा मेरा दिल बहल जाता है। यार वो तुम्हारी बात सही है, मगर कम से कम अपनी तबीयत का तो ख्याल रखो। अंकल परवीन भी यही कह रही थी कि ना जाए, लेकिन ये किसी की बात मानते हैं? यार तुम्हारी बात मानता तो हूँ। अच्छा छोड़ो, तुम इसे रहने दो मेरे पास। अच्छा अब्बा जी, मैं ऑफिस से वापसी पर शाम में आपको ले लूंगा। वो भी मेरी मर्जी होगी ना तो जाऊंगा। देखिए अंकल, अब्बा जी फिर जिद करने लगे। मुझे पता है, सटिया गया है ना, तुम अपना काम करो। शाबाश। ये सटिया गया किसको कह रहे हो तुम? वैसे एक बात है यार, तुम्हारे कान बहुत तेज है। मैं जो 60 साल का होगा उसे ही कहूंगा ना। और तुम कौन से 16 साल के हो तो मुझे कह रहे हो? 2-4 साल बड़े ही होगे। हम अपना होलिया देखो, तुम लगते हो सूरत से सटियाए हुए। अच्छा अब्बा जी, मैं चलता हूँ, ठीक है? आप अब्बा जी से पूछ के मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आपको लेने आता हूँ। ठीक है बेटा जी, आओ भाई आओ। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, गेट तो बंद कर दे, आ जाएगा वापस। अल्लाह की पनाह परवीन, तेरे ससुर के मुंह में तो अल्लाह ने ऐसी कैंची फिट कर रखी है जिसकी इंतहा नहीं, और वो भी तेज धार वाली। क्यों, अब क्या हुआ अम्मा? अरे वही लड़ाई, बड़ा बना फिरता था तुर्रम खान कहीं का। मैंने भी वो तबीयत साफ की है ना, जिंदगी भर याद रखेगा। उन्होंने तो जैसे आपने सारी बातें सुनी हो। मैं नहीं मानती ये बात। तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? ये तो मैंने नहीं कहा अम्मा। वाह बीबी वाह, सब कुछ कह दो उसके बाद कहो कि ये तो मैंने नहीं कहा। अच्छा अम्मा, खुदा के लिए आप अब्बा से कोई नई लड़ाई ना शुरू कर देना। तुम तो लड़की अपने दिल का बोझ हल्का कर देती हो और भुगतना हमें ही पड़ता है। अब्बा का क्या है, वो तो नाराज होंगे और मुंह उठा के अपने दोस्तों के पास जा पहुंचेंगे। कब तक जाएंगे अपने दोस्तों के पास? और अब तो इसके दोस्त भी इसकी आदत से बेजार हो चुके हैं। मगर उनके दोस्त सपोर्ट तो उनको अभी भी पूरा पूरा करते हैं। कब तक करेंगे? वो तुमने सुना नहीं है, शेर आया शेर आया, और जब शेर आया तो कोई भी मदद को ना आया। काश अहमर भी हमारे साथ होता है इस घर में। यार मिर्जा, रिहा होने के बाद कुछ दिन तो वो यहाँ रह सकता था, रोक ही लेते उसको कुछ अर्से। हाँ, मैं अगर उसे रोकता तो वो रुक जाता, लेकिन असल में यार वो जाना चाहता था, तो मैंने भी उसे नहीं रोका। तुम्हारी तो अभी आंखों की प्यास ही नहीं बुझी होगी, अगर रुक जाता तो अच्छा ही होता। हाँ, याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। उस दिन अगर मैं
अम्मार को जाने न देता तो आज वो भी हमारे साथ इस घर में होता, हंसता बोलता, जिंदा सलामत। मिर्जा, जाने वाले को भला कौन रोक सकता है? वो बेचारा इतनी ही जिंदगी लिखवा के लाया था। हाँ सही कह रहे, ये सब कुछ तो इंसान ऊपर से लिखवा के लाता है। बेशक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंजुम, मुबारक हो नए घर की। खैर मुबारक। वैसे तुम्हारा घर तो बहुत प्यारा है। हमारा घर तो पहले भी यही था, बस कुछ मसले मसाइल हो गए थे इसलिए इसको बेचना पड़ गया। खैर तुम ये बताओ कि तुम्हें इस घर का एड्रेस कहाँ से मिला? नईम ने अब्बा जी को कॉल की और अब्बा जी ने बताया कि वो यहाँ पर है। फिर मुझसे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ। मैंने सोचा फौरन जाऊं और तुम्हें मुबारकबाद देकर आऊं। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। आओ अंदर आओ, बैठो। हाँ हाँ क्यों नहीं। तो मियां, फाखरा जी ने तो कह दिया है कि आप अपना इंतजाम कर लें, ये सोचे बिना कि आप कहाँ जाएंगे। खैर है माजिद भाई, ये फाखरा मैडम का मसला भी तो नहीं है। आखिर इतना वक्त मुझे उन्होंने यहाँ पर रहने दिया, ये कोई मजाक बात तो नहीं है। हाँ बात तो आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी हबीब मियां आप कहाँ जाएंगे? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो चला ही जाऊंगा ना भाई। अच्छा हबीब मियां परेशान नहीं, हम अब्बा जी से बात करते हैं, 2-4 दिन तो वो भी रख लेंगे आपको। नहीं माजिद भाई, मेरे ख्याल से ये बेहतर तजवीज नहीं है। वो आपके ससुराल वाले हैं और अगर माजी को देखें तो मेरे ताल्लुकात भी तो कुछ अच्छे नहीं हैं उनके साथ। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो दिल के बहुत अच्छे लोग हैं और अब्बा जी वो तो फौरन ही माफ कर देते। देख लें माजिद भाई, मैं सोच रहा हूँ किसी होटल या गेस्ट हाउस में ठहर लेता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपना घर होते हुए आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? वो असल में अंजुम अभी भी वहाँ है, थोड़ी हिचकिचाहट है मुझे। तो क्या हो गया अगर वहाँ अंजुम जी हैं तो? हम अंजुम जी को भी और आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, फिर अब्बा जी भी तो होंगे वहाँ। चले ठीक है, मेरा ख्याल है पहले वहाँ घर में बात कर लें, अगर सब मामला ठीक रहे तो चलेंगे फिर साथ। चल ठीक है, हम अंजुम जी से बात करते हैं और अगर कुछ हुआ तो अब्बा जी से आके खुद बात करें। अंकल वो परवीन आई है। परवीन? जी आपकी बहू परवीन। है तो उससे कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? आपने तो नहीं इनको बताया था यहाँ का एड्रेस। अरे तो क्या गजब हो गया, वो बच्ची आ गई तो। यार मेरा मतलब कुछ नहीं, बेटा उससे खाना खाए बगैर जाने मत देना। यार मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। जी ठीक है अबू। अब आप लोग चाय पियेंगे? भाई कम से कम मैं तो पीऊंगा, इनका नहीं पता। भाई मुझे भी जरा अच्छी सी चाय पी। मैं लेकर आती हूँ आप लोग के लिए। कैसे समझाएं? भाई साहब क्या हुआ? अरे होना क्या है, आप यकीन माने ये सारी माशी परेशानियां जो है ना, ये हमारी बेरोजगारी की वजह से शुरू होती है। आज हमारे पास पैसा होता ना, आप यकीन माने 1 मिनट को नहीं रुकते हम फाखरा जी के पास। ठीक कह रहे हैं आप माजिद साहब, दुनिया में सारी फसाद की जड़ ही ये पैसे की कमी है। हर शख्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए जायज नाजायज तौर तरीके इस्तेमाल कर रहा है। भाभी जी एक बात तो तय है, ये जितना ज्यादा पैसा होता है ना, ये 1 नंबर तरीके से तो कमाया नहीं जा सकता। यकीनन इसमें 2 नंबर ही शामिल हो, इसलिए कि हक हलाल के पैसों में बरकत बहुत होती है, लेकिन इतना नहीं होता जितना ये लोग कमाते हैं। और ये जितने बड़े बड़े पैसे वाले घूम रहे हैं ना, इनमें से बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए लोन लेके माफ करवा लिए।
अरे बिजली और गैस तक के बिल तो चोरी करते हैं ये लोग। बनते हैं कि अमीर हैं अमीर हैं। ये लो चाय पियो। वैसे अंजुम, तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि इतने बड़े घर की मालकिन बन चुकी हो, और एक मैं हूँ कि इसमें इतनी अफसोसदाने की क्या बात है? तुम भी अपने घर की मालकिन हो। वो मेरा घर थोड़ी है, वो तो अब्बा जी का घर है, वो ही उसके मालिक है। क्या पता कब उन्हें गुस्सा आए और हमें घर से निकाल दें। ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी माँ बाप की चीजों पर औलाद का ही हक होता है। ये घर भी अब्बा जी के नाम पर है, मेरे नाम पर थोड़ी। मिर्जा अंकल तुम्हारे वालिद हैं और अब्बा जी मेरे ससुर हैं। वो तो नेम पर एतबार नहीं करते, तो मुझ पर क्या करेंगे? ऐसा तुम सोच रही हो परवीन, और ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो तो तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, और सलीम में तो जैसे उनकी जान है। अरे रहने दो, ये सब दिखावा है। अगर वो सलीम से इतना प्यार करते ना तो सब कुछ सलीम के नाम कर देते। सलीम के नाम घर करने से क्या फायदा? वो तो भी इतना छोटा है। कम से कम हमें ये तसल्ली तो हो जाएगी ना कि उसके बाद वो हमें घर से नहीं निकालेंगे। अंकल भी ऐसे नहीं है परवीन, तुम हौसला रखो। क्या खाक हौसला रखो? जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं और घर छोड़ देते हैं। और अगर हम उन्हें मनाए ना तो वो अपने दोस्तों से कहते फिरते हैं कि हम उनका ख्याल नहीं रखते, तंग करते हैं मुझे। ऐसी बात नहीं है परवीन। अच्छा तुम चाय पियो, परेशान मत हो जाएगा ठीक से। फाखरा जी, फाखरा जी, हमें आपसे बात करनी है जरूरी। हाँ हाँ कहो। बस बहुत हो गया, हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। क्या कहना चाहती हो? अरे भाई, अब आप कोई नतीजा निकाल लें, बस हमने आपसे कह दिया। मुझे लगता है कि तुम बेजार हो गए। बेजार नहीं हुए, हम थक गए हैं फाखरा जी, थक गए हैं हम। रोजाना की इस किलकिल से हमारे सर में दर्द होने लगा है। एक काम करें, या तो आप रफीक मियां को पैसे देके जान छुड़ाएं, या फिर क्या तुमने अपनी बात अधूरी छोड़ दी? आप खुद भी समझदार हैं फाखरा जी, बात को समझ लीजिए। तुम्हारी बात से तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे तुम मुझ पे शक कर रहे हो कि रफीक ने मुझे तलाक नहीं दी। फाखरा जी, अब तो हमें भी लगने लगा है रफीक मियां झूठ बोल रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि उनका झूठ सच लगने लगा है। आप यकीन मानिए। तो तुम यूं कहो ना कि तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो। दिल तो नहीं चाह रहा हमारा, लेकिन हमारा दिमाग हमारे दिल का साथ नहीं दे रहा। अब आप ही फैसला कर लें कि क्या करना है। आया कि रफीक मियां को पैसे देने हैं या हमसे नाता तोड़ना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रफीक ने तुम्हें अपने साथ मिला लिया? मुझे ऐसा ही लग रहा है, तभी तो तुम मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, रफीक का साथ देने पर तुम्हें कितने पैसे मिले? हद होती है पैसे। आपके इस पागलपन का इलाज हमारे पास नहीं है। अब्बा जी, ये जरा जरा सी बात पे आप घर छोड़ने की धमकी क्यों देते हैं? देखो परवीन, मैं तुम्हारी माँ के साथ एक छत के नीचे उस घर में नहीं रह सकता। अब्बा जी, आप ये बात क्यों नहीं समझते कि जिस तरह आप नईम के अब्बा जी हैं, इसी तरह वो मेरी वालदा हैं। मैं कैसे उन्हें कह दूं कि मेरे ही घर से चली जाएं? अरे बाबा, मैं कब कह रहा हूँ कि उसे निकाल दो। जब तक उसका जी चाहे उसे रखो उस घर में, और जब वो खुद चली जाए तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। अब्बा जी, आपकी तो हर बात निराली है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अरे भाई, कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम लोग वहाँ सुकून से रहो और मुझे भाई यहाँ सुकून से रहना। घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो सबको जोड़ कर रखें, लेकिन आप हैं कि छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ के चले जाते हैं। अरे मैं सब समझता हूँ इस बात को। जिस दिन उस घर की फाइल तुम्हारे हाथ लग गई तो कहाँ के अब्बा जी और कैसे अब्बा जी घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दोगे तुम लोग मुझे। बस करें अब्बा जी, हर बात की एक हद होती है। आप गैरों के घर में बैठ के मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं। देखो बेटा परवीन, ये मैं सब समझता हूँ, तुम लोग सिर्फ मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो।
इसलिए कमाल करते हो, इसीलिए तुम्हारे बहू बेटा तुम्हारी इज्जत नहीं करती। तो कैसे गई है वो पाँव पटक? यार तुमने उनकी सुनी या नहीं सुनी? भाई मैं सारी उनकी ड्रामेबाजी जानता हूँ। ये सारा चक्कर उस घर के लिए है जो कि मेरा नहीं है, और जो मेरा है ना, अगर आज उनके नाम कर देता हूँ तो कल ही घर से लात मार के निकाल देंगे। भूल गए उस वक्त को? पहले भी यही किया था उन्होंने मेरे साथ। यार भूल जाओ पुरानी बातों को, क्यों बार बार पुराने जख्मों को कुरेदते हो? अगर ऐसा करोगे ना तो ना कभी सुकून से रहोगे ना किसी को रहने दोगे। यार मिर्जा, ये सब परवीन की माँ का किया धरा है, वो बहकाती है उसको, वरना परवीन बेचारी इतनी बुरी भी नहीं है। यार जब तुम जानते हो वो लड़की अच्छी है तो उसे अच्छा रहने दो, क्यों उसे बुराई की तरफ धकेल रहे हो? बस चुप साध लो, चुपचाप बैठ जाओ। मसल मशहूर है, एक चुप 100 को हराए। यार मिर्जा तुम भी कमाल करते हो भाई। इंसान हूँ, पत्थर तो नहीं हूँ ना कि कुछ भी ना देखूं ना कुछ सुनूं और बोलूं भी नहीं। भाई उसकी माँ के आगे तो पत्थर बोल पड़ते हैं। यार सिद्दीक, तुम्हारे हर बात की तान परवीन की माँ पे क्यों उठती है? माफ कर दो बेचारी को। अच्छा एक काम करो, उस बेचारी को कुछ दिन अपने पास रख लो, तबीयत साफ ना हो गई ना फिर बताना, मेरा नाम बदल दो। क्या नाम रखें तुम्हारा? कमाल रख दूं? कमाल ही को बस। क्यों बचाया मुझे शहनाज? मर जाने दिया हो तो। ऐसे नहीं कहते बीबी, जिंदगी अल्लाह पाक की अमानत है और इसमें खयानत करना गुनाह है। इतनी तो खताएं की इस दुनिया में मैंने, ये खता भी अल्लाह ताला माफ कर देता। कम से कम इस जुल्म से भरी जिंदगी से तो जान छूट जाती। बीबी, आप अकेली तो नहीं है ना जो ये सब कुछ सह रही हैं? वहां गांव में तो हर दूसरी लड़की के साथ यही सब कुछ हो रहा होता है। मर्द अपने फायदे के लिए अपनी बेटी, अपनी बहन, बीवी, यहाँ तक के माँ को भी कुर्बान कर देते हैं। कब तक चलेगा ये सब? क्यों नहीं बदलते ये सारे निजाम? कब तक इनकी गलतियां हमारी कुर्बानियों से सही होगी? और तुम्हारे साथ भी तो कितना जुल्म हुआ। माहिन भी तो इन्हीं जुल्मों का शिकार हुई। चाचा की वो बेटी जो मेरी नई माँ बनी है, वो तो सिर्फ 14 साल की। उस बेचारी का क्या कसूर है? और उस पर जुल्म करने वाला भी तो उसका सगा ही बाप। मेरे साथ भी तो मेरा सगा बाप जुल्म कर रहा है। बीबी, आप तो बहुत नसीबों वाली हैं कि मुख्तार साईं का हाथ आपके सर पे है। वो आपके लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। आप क्यों इतनी मायूसी वाली बातें करती हैं? हाँ, मुख्तार साईं तो मेरी हिफाजत के लिए। भाई साईं को तो मैं भूल ही गई थी। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मैंने हमेशा अब्बा जी को अपने अब्बा की तरह समझा। कभी ये नहीं सोचा कि वो नईम के अब्बा जी हैं, मगर वो मेरे बारे में इतना गलत सोचते हैं। कुछ नहीं सोचते वो भी तुम्हारे लिए, बस उनकी उम्र हो गई और ब्लड प्रेशर के भी मरीज है, इसलिए कभी कभी गुस्सा आ जाता है। अब मिर्जा अंकल भी तो हैं, मैंने उन्हें कभी गुस्से में नहीं देखा। इतनी नरमी से बात करते हैं जैसे मरहम रख दिया हो। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, अब्बा जी को भी बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से के बहुत तेज है। हाँ थोड़ा कम कम आता है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है ना, उनके गुस्से के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। अच्छा, लगते तो नहीं है ऐसे। अंकल भी ऐसे नहीं है। अगर आज वो लोग आए ना तो तुम देख लेना, मैं सीधा इन लोगों को पुलिस के हवाले करूंगी। और जब मैं उनके साथ बैठी हुई बातें कर रही होंगी ना, तुम फौरन से पुलिस को फोन करके बस बुला लेना, बात खत्म।
लेकिन फाखरा जी, इस तरह से तो गड़बड़ हो जाएगी, आप भी फंस सकती हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आपके पास डिवोर्स पेपर्स नहीं हैं। हाँ, लेकिन माजिद मुझे छोड़ के जाने की बातें कर रहा है, जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसके बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। वैसे भी महविश में हक पर हूँ। रफीक ने मुझे तलाक दे दी थी। पैसों की लालच की वजह से वो सिर्फ मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। बस ठीक है, खैर है, जो कुछ भी होना का अदालत में फैसला हो जाएगा, लेकिन मैं मजीद माजिद को तकलीफ नहीं दे सकती। अबू सदीक अंकल बिल्कुल ठीक कहते हैं। दोनों मियाँ बीवी को सिर्फ उनकी दौलत की फिक्र है। सारा दिन वो यही कहती रही कि कमाल अंकल घर को लॉक करके क्यों आए, जबकि घर तो सदीक अंकल का है। इसीलिए तो जलते हैं। जब से उन्हें मालूम हुआ है कि सिद्दीक के पास दौलत है, कैसे उसके आगे पीछे फिरते हैं। वाकई अबू, कैसे कैसे लोग होते हैं। कैसे क्या बेटा, ये दो चेहरों वाले लोग हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। वैसे अबू, परवीन मुझसे कह रही थी कि हम तो कब से अबू से कह रहे हैं कि हम सब उस बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं और इस छोटे घर को किराए पर दे देते हैं, लेकिन अब्बा जी नहीं माने और यही कहते रहे कि मुझ पर कमाल के बहुत एहसानात हैं। अरे बेटा, अभी तो उन लोगों को कमाल की दुकान याद नहीं आई है। अरे नहीं अबू, वो भी याद है उसे। कोसे दी थी कमाल अंकल को कि उन्होंने जानबूझकर अब्बा जी के कारोबार और घर पर कब्जा कर रखा है। बेटा मुझे डर ये है कहीं नहीं ढूंढते ढूंढते उस दुकान पे न पहुंच जाए। अगर ये बात खुल गई ना तो सिद्दीक की जिंदगी अजाब हो जाएगी। अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे अब्बू आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कमाल अंकल के मुलाजमीन को समझा दें, या कमाल अंकल से कहें कि वो खुद उनसे बात कर लें। तुम ठीक करिए बेटा, मैं कमाल से बात करता हूँ। ठीक। अब्बू आप काफी देर से बैठे हुए हैं, थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लें। हाँ बेटा, थक तो गया हूँ। अरे वाह अम्मा, तुझ पे तो शहर का रंग चढ़ गया है। बड़े साईं सलाम। मुख्तार खान किधर है? उसको पता नहीं कि मैं आया हूँ? साईं मैंने उनको बता दिया है, वो आ रहे हैं। सलाम बाबा साहब। आप यहाँ पे क्यों आए? मुख्तार खान ये बताने आया हूँ कि शाम को नसरीन की रुखसती है और चाचड़ खान गांव से बारात लेकर आ रहा है। आप कहेंगे और मैं नसरीन का हाथ पकड़कर उस बुढ़े चाचड़ के हवाले कर दूंगा। ये आपकी गलतफहमी है बाबा साहब। तू कौन होता है मुझे मना करने वाला? नसरीन मेरी बेटी है, उसकी जिंदगी के फैसले का इख्तियार भी मेरे पास है। उसकी जिंदगी के फैसले करने का इख्तियार बाबा साईं सिर्फ उसी के पास है। नसरीन बालिग है। देख मुख्तार, मेरे साथ जिद न कर, ऐसा न हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। बेहतर ये होगा कि आप यहां से चले जाएं। मुख्तार, आप मुझे कह रहे हो कि मैं अपने घर से निकल जाऊं? ये आपकी हिम्मत? वैसे रफीक, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। अब तुम्हारा और मेरा फैसला अदालत में ही होगा। आप लोग चाहे तो यहाँ बैठ के पुलिस का वेट कर सकते हैं। ये वही हबीब है ना, जो ज़ेब का कजन था? जी। इसे तो पता होगा कि ज़ेब कहाँ पर और किस हाल में।